नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं टीचिंग मैथडोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ पिछले टॉपिक्स आप सभी को पसंद आए होंगे और आप सभी के लाइक्स भी मिल रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो गए हैं मेरे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे टॉपिक के साथ मैं शुरू करी हूँ। धीरे धीरे मैं टॉपिक्स अपने जो है डिटेल जो मेन टॉपिक्स हैं वो इसके बाद कराऊंगी। तब तक मेरे जो भी बच्चे जिनको नहीं पता था स्टूडेंट्स को वो सब कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक टीचिंग मैथडोलॉजी का टॉपिक 3 ले रही हूँ जिसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ टीचिंग। लास्ट क्लास में हमने फेजेस ऑफ टीचिंग और लेवल ऑफ टीचिंग की बात की थी। आज हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग की। अब टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षण के दौरान कक्षा में जाने से पहले शिक्षक किस तरीके के एनवायरनमेंट को पढ़ाने जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये देखना है कि कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको एक साथ पढ़ाना है या फिर उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर पढ़ाना है या फिर उनका उपचार करना है या फिर उनको जाकर कक्षा में रिवीजन कराना है। तो ये जो है आपको अपने माइंड में स्ट्रैटेजी तैयार करनी होती है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। तो शिक्षण को अगर देखा जाए तो 4 प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग को हम वृहद शिक्षण या विस्तार शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जिसको कहते हैं ग्रुप टीचिंग, जिसको हम समूह शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जिसको हम रीटीचिंग या फिर इसको पुनः शिक्षण के नाम से भी जाना जा सकता है। और चौथा जो लास्ट है उसको हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण या फिर रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी उसको जानते हैं। ये 4 तरीके के हमारे पास शिक्षण है जिसे हम कक्षा में जाकर शिक्षण करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आखिर ये जरूरी क्यों है। इसलिए जरूरी है ताकि आप पढ़ाने से पहले अपने माइंड में ये स्ट्रैटेजी कर सकें कि आपको किस वे में पढ़ाना चाहिए। ये पढ़ाने के तरीके सिर्फ बच्चों की समस्याओं का निदान करने के लिए किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ पढ़ा रहे हैं, वो भी एक तरीका है, बट उससे समस्या का निदान नहीं हो पाया, शायद कुछ बच्चों को समझ नहीं आ पाया। उस समस्या का निदान के लिए हमने दूसरी बनाई ग्रुप टीचिंग, जहां पर हम सभी बच्चों को एक साथ ना पढ़ाकर छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ा रहे हैं। पर वहां भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो हमने तीसरा निकाला जिसमें हमने ये देखा कि बच्चों को क्यों ना हम जो पढ़ा चुके हैं उसी को समय आने पर बार बार रीटीचिंग की जाए। और उससे भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो हमने चौथा सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के बाद बच्चों को साथ के साथ निदान और उपचार कर दे। तो इस तरीके से ये चारों शिक्षण एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले जो सर्वोच्च शिक्षण हमारे पुराने जमाने से चली आ रही है या नॉर्मल विद्यालय में यही फॉलो किया जाता है जिसका नाम क्या है, मैक्रो टीचिंग या विस्तार शिक्षण। इसका मतलब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जाती है तो सबसे पहले वो देखती है कि क्लास का साइज क्या है, कितने बच्चों को पढ़ा रही है। अगर एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक समय में एक समान इंस्ट्रक्शन के साथ या एक ही साथ पढ़ाना, एक ही साथ लिखवाना, एक ही साथ समझाना या एक ही साथ निदान उपचार या मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो टीचिंग विस्तार शिक्षण। इसका मतलब आप एक कक्षा में जा रहे हैं और सभी बच्चों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं देंगे। प्लस दूसरा, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है। यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग टीचिंग ना कर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे शिक्षक के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। तीसरा, यहाँ पे लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि एक्टिविटी कराने के लिए 40 बच्चों को एक साथ कराना इतना संभव नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और विस्तार में बताती हूँ। मान लो ये कक्षा है, ये क्लास है। इस क्लास में यहाँ पे बोर्ड लगा होता है और शिक्षक की बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ होती है। तो ये जो है टीचर है और यहाँ पे ये कौन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब ये स्टूडेंट जो है एक ही कक्षा में एक साथ बैठे हुए हैं और ये शिक्षिका जो है एक साथ सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी दे रही है, पढ़ा भी रही है, लिखवा भी रही है, समझा भी रही है। इसका मतलब ये जो है बड़ी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है, परंतु जो छोटी कक्षाएं हैं वहां पर सभी बच्चों को एक साथ हैंडल करने से उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इसकी कमियों में सबसे पहला पॉइंट क्या बताऊंगी कि ये बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित होने का मतलब किसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो
अपने आधार पर पढ़ा रही हूँ, बच्चों के आधार पर नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं ज्यादा हैं और शिक्षिका की मात्रा जो है एक है, इसलिए इसका नेगेटिव पॉइंट क्या आ गया, ये बाल केंद्रित है। प्लस इसमें दूसरी क्या चीज बताऊंगी कि यहाँ पे बच्चों की भागीदारी कम होगी, यहाँ पे बच्चों का पार्टिसिपेशन कम होगा और यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ तो आप समझ जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान नहीं देता। प्लस यहाँ पे लेक्चर मेथड को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ लेक्चर मेथड के जरिए ही पढ़ाया जा सकता है, व्याख्यान विधि के जरिए पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैक्रो टीचिंग का मतलब है कि जहां पर नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा होगा, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स कम है और नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी कि लेक्चर मेथड के दौरान हम बड़ी कक्षाओं में जैसे पीआरटी को छोड़कर टीजीटी या पीजीटी में भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, इसमें दूसरी चीज एक और देखेंगे, ग्रुप टीचिंग की बात करते हैं, समूह शिक्षण। अब ग्रुप टीचिंग क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। ग्रुप टीचिंग का मतलब है कि जहां पर हम पढ़ा रहे हैं वहां पर हम बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझ आएगा। मान लो ये क्लास है और इस क्लास में एक शिक्षिका है, पर एक शिक्षिका होगी तो वो तो मैक्रो टीचिंग हो जाएगा। बट अगर हमने क्या किया कि हम शिक्षकों के ग्रुप बांटे, एक से ज्यादा टीचर हम क्लास में ले आए, तो ये जो है ये ग्रुप टीचिंग के अंतर्गत आता है। मतलब एक ऐसी कक्षा प्रणाली जिसमें एक शिक्षिका से ज्यादा हो, जैसे कि 2 या 2 से अधिक टीचर एक साथ एक कक्षा में पढ़ाएं। बट पढ़ाने का तरीका क्या होगा, देखो मान लो मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में से मैंने देखा कि कुछ बच्चों को एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ बच्चों को सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं क्या करूंगी, उनकी समस्या को एक साथ तो निदान नहीं कर सकती, अलग अलग समय दूंगी। अगर एक बच्चे को हैंडल करूंगी, मल्टीप्लिकेशन वाले को हैंडल करूंगी, तो शायद जिनको मल्टीप्लिकेशन आता है वो क्लास को डिस्टर्ब करे, जिनको एडिशन कराऊंगी तो क्या पता जिनको एडिशन आता है तो या फिर मल्टीप्लिकेशन वाले डिस्टर्ब करे। तो इस तरीके से क्या होगा कि तालमेल कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा नहीं बनेगा। इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे कि टीचर की क्वांटिटी जो है एक शिक्षिका से ज्यादा शिक्षिका को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ बच्चों के 3 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। और यहाँ पर कुछ बच्चों को एडिशन में दिक्कत थी, कुछ बच्चों को सब्ट्रैक्शन में दिक्कत थी, तो कुछ बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत थी। तो एक ही कक्षा में एक से ज्यादा शिक्षकों का ग्रुप बनाया गया और उन शिक्षकों के आधार पर बच्चों का भी ग्रुप बनाया गया, बट उनकी समस्या के आधार पर कि उन्हें किस समस्या में, किस प्रॉब्लम में, किस क्वेश्चन में या किस टॉपिक में ज्यादा समस्या है, उसके आधार पर मैंने क्या किया, उनका ग्रुप डिसाइड किया। अब जैसे ही उन्हें ग्रुप डिसाइड किया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे ही ग्रुप बना लेते हैं तो बच्चों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा, एक साथ इतने बच्चों के साथ जब टीचर मिलती है या कोऑर्डिनेशन करती है तो उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रही है तो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, टीचर हर बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, हर बच्चे की समस्या को सुन नहीं पाती। और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि टीचर बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी, बच्चे अपनी समस्या को डायरेक्ट टीचरों तक पहुंचा पाएंगे और उन चीजों को एक छोटे ग्रुप में एक्टिविटी के जरिए, पार्टिसिपेशन के जरिए, किसी भी क्रिया के जरिए वो क्या करेंगे, बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो ग्रुप टीचिंग एक बहुत अच्छा शिक्षण प्रक्रिया है। इससे सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि बच्चों के आधार पर शिक्षण किया जा रहा है, इसलिए ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ पार्टिसिपेशन है बच्चों का, बच्चे एक्टिव हैं, पैसिव नहीं है, सक्रिय हैं, बच्चों की भागीदारी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, शिक्षकों की कमी हो सकती है, तो पर अनुशासन बहुत अच्छा होगा, आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट और फीडबैक बहुत अच्छा निकलेगा और जिस शिक्षण उद्देश्य के लिए शिक्षण कर रहे हैं उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए ये पीआरटी कक्षाओं में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है और टीजीटी पीजीटी में भी हम बड़े कॉन्सेप्ट्स के लिए ऐसा कर सकते हैं।
अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो है रीटीचिंग, पुनः शिक्षण। अब रीटीचिंग का मतलब कोई रिवीजन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में जाकर आपको रिवाइज करवाना है। रीटीचिंग का मतलब होता है कि जब एक सत्र समाप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको ऐसे पढ़ाते हैं जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हों। तो रीटीचिंग का मतलब किसी चीज को रिवाइज कराना नहीं है, बल्कि पूरे चैप्टर को ऐसे पढ़ाना है जैसे कि पहली बार पढ़ाया जा रहा है। ये प्री बोर्ड के टाइम आप लोगों को देखने को मिला होगा, जब प्री बोर्ड होता है 10th से पहले, 8th से पहले या 12th से पहले बच्चों को क्या कराया जाता है, पूरे चैप्टर ऐसे पढ़ाए जाते हैं जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो है, जैसे पहले हमारे पास सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसे होता था, इनके अंदर हम लोग FA1 और FA2 और इसके अंदर FA3 और FA4 होता था। इस तरीके का हमारे पास था, जिसको हम लोग समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते थे। बट अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर UT आपका ले आया गया, जिसमें UT1 हो जाता है, UT2 हो जाता है, UT3 हो जाता है, UT4 हो जाता है। बट एग्जाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनमें से दो चैप्टर या तीन चैप्टर अकॉर्डिंग टू क्लास हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद एग्जाम से पहले उनको रीटीचिंग के जरिए पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि हर स्कूल में कराते हो, बट ऑलमोस्ट स्कूल्स में ये कराया जाता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम से पहले कुछ खास टॉपिक्स को हम लोग एज इट इज ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हम फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। ये होता है आपका रीटीचिंग, जिसको पुनः शिक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं ये पुनः शिक्षण के फायदे और नुकसान क्या हैं। पुनः शिक्षण का फायदा सबसे बड़ा ये है कि बच्चों को रिवीजन मिल जाता है, प्लस बच्चों की कमियां पता चल जाती हैं, निदान हो जाता है, उपचार हो जाता है, और समय के साथ साथ एग्जाम से पहले बच्चों में थोड़ी सी अटेंशन क्रिएट हो जाती है, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और बच्चों को समय रहते ही उसकी पुनरावृत्ति करने का भी मौका मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एंड लास्ट देखेंगे फोर्थ, रेमेडियल टीचिंग, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। ये रेमेडियल टीचिंग होती क्या है? रेमेडियल टीचिंग का मतलब ये है कि जब मेरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की समस्याओं से पहले मैं अवगत हो जाऊं। इसका मतलब जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होगी, पहले मैं उसका कारण जानूंगी कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेमेडी तब होगी जब डायग्नोसिस होगा। इट मींस यू शुड बी फर्स्ट क्या करना है, हमें डायग्नोस करना है, इसका मतलब कारण जानना है। और जब हम कारण जान लेते हैं देन आफ्टर हम क्या करते हैं, रेमेडी करते हैं, उसका सुधार करते हैं, उसका उपचार करते हैं। तो मेरी क्लास में पढ़ाने के बाद जो समस्या निकल कर आएगी उसके सुधार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मतलब सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि बच्चों के कारणों का पता लगाकर उनकी समझ के तह तक उतरकर उनको समझाने के लिए कौन से पहलुओं को ज्यादा महत्व देना है, वो रेमेडियल टीचिंग में किया जाता है। ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हम मूल्यांकन कर सकते हैं, छोटे मोटे टेस्ट ले सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं, यूटी के जरिए भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या फायदा होगा कि हम बच्चों की पहले पढ़ी हुई चीज की कमियों को जानकर आगे वाले जो चैप्टर्स है उसमें हम उन्हें मदद कर सकें, उनमें सुधार कर सके। इस तरीके से हमारे पास आज 4 जो है आपके पास क्या आए हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, और ये जो है एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो कक्षा में पढ़ाने जा रही है तो उसे कौन से तरीके का पालन करना चाहिए। इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। बट भारत सभ्यता के अंतर्गत अगर NCF 2005 की बात करें तो हमें सारे प्रकार के मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक भी आप लोगों को समझ आया हो। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलिए। और अभी नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि आपके धीरे धीरे टॉपिक्स और बड़े और ऐड करते जाऊँ। नमस्कार।